integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल इंटीग्रेटेड। हम SSJE 2010 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख रहे थे, तो क्वेश्चन 32 कर लिया अपने। अब नेक्स्ट करते हैं, चलो अटेम्प्ट करते हैं 1 बाई 1। आपको खुद को अटेम्प्ट करना है, फिर आंसर मैच करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ो इसको। इसमें पूछा इसने मैग्नीट्यूड ऑफ बॉइंट फोर्स, है ना। तो आंसर के लिए मैं फ्लूइड मैकेनिक्स आपको पढ़ा चुका हूं, तो ये आपको आना चाहिए। क्या होगा आंसर? ये बॉइंट फोर्स के बारे में किसने बताया? ये बताया आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज ने सबसे पहले आर्किमिडीज ने बताया था, तो आंसर हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आंसर हो गया बी। ठीक है, लेकिन बॉइंट फोर्स का मैग्नीट्यूड, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ बॉइंट फोर्स, तो आंसर हो गया अपना यहां पे बी। मैग्नीट्यूड बताऊं कितना होता है? वो देखो, ये कोई अपना फ्लूइड है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट है, वो सबमर्ज्ड है, उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा हमेशा, और उस पर कोई फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, उसको बोलते हैं बॉइंट फोर्स। और ये समेशन ऑफ Fy वो 0 कर दूं, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को मैं बैलेंस कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? Fb इक्वल टू वेट। जो बॉइंट फोर्स है वो किसके बराबर हो गया? वो वेट के इक्वल हो गया। और Fb को जो दिया जाता है वो दिया जाता है रो जी वी। वी क्या है? ये वॉल्यूम, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड जो है उसका वॉल्यूम है। तो ये हो गया, ये इक्वेशन काम की है कि वेट के बारे में पूछ ले या इसकी डेंसिटी पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि इससे इक्वेशन बन सकता है कि इसका बॉइंट फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे तो रो जी वी, वी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल टर्म में पूछे, न्यूमेरिकल पूछे तो ये आपको दिया होगा डेंसिटी का, डेंसिटी है इसकी फ्लूइड की, जी आपको पता है, और जो वॉल्यूम है वो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड जो कितना हुआ उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, और इसमें इसकी अगर इसका वेट पूछे तो ये इसके इक्वल है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैग्नीट्यूड पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना किस पे? क्रॉस एयर। जो टेलीस्कोप है उसमें जो क्रॉस एयर होता है उसके बारे में पूछ रहा है। वो क्रॉस एयर है वो कहाँ पे होता है ना, कि ऑब्जेक्ट लेंस के पास होता है या फिर जो आई पीस है उसके पास होता है। तो पहले तो देखो आई पीस, अपने इसके बारे में जानते हैं आई पीस या ऑब्जेक्ट लेंस कौन सा है। ठीक है, अपने सर्वे लैब में टेकोमेट्री जो है उससे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, है ना, बीटेक में। अगर नहीं भी किए हों तो टेलीस्कोप आपने देखा जरूर है। तो जो ऑब्जर्वर के पास होता है, अपने आई के पास होता है, उसको बोलते हैं आई पीस, है ना, ये आपको नाम से पता चल रहा है। और जो ऑब्जेक्ट की साइड में होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस। और जो अपन को स्क्रीन पे क्या दिखता है, ऐसे दिखता है अपन को लेंस पे, इसको बोलते हैं क्रॉस एयर। ठीक है, ये मिडल वाली रीडिंग होती है और ये अपर वाली रीडिंग होती है और ये जो लोअर वाली रीडिंग होती है। और डिटेल में सर आपको पढ़ाएंगे टेकोमेट्री, सर्वे में आएगा, ये चैप्टर आता है टेकोमेट्री का, तो वहां पे आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो ये होता कहां पे है? ये आई पीस के पास होता है। तो आंसर हो गया अपना इन फ्रंट ऑफ आई पीस, है ना। तो आंसर हो गया डी। 34 में आ गया डी, 34 आंसर हो गया डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। बर्नौलीज थ्योरम डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, है ना। ये मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ये किस में आया था? फ्लूइड डायनेमिक्स मैंने जो पढ़ाया था उसमें ही क्वेश्चन था। अपने 3 थ्योरम आपने पढ़ी है ना। 3 थ्योरम के बारे में मैंने क्वेश्चन बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। तो ये सबसे जो आसान क्वेश्चन है वो ये बनता है ना। क्वेश्चन नंबर 35 है क्वेश्चन नंबर 35। मैंने ये आपको बताया था 3 क्वेश्चन बनते हैं कंजर्वेशन ऑफ। ठीक है, पहला कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आए, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन वहां पे मैंने बता चुका हूं, वो कंजर्वेशन ऑफ मास पे। दूसरा बर्नौली जो है, बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज थ्योरम,
इसको एनर्जी इक्वेशन भी कहते हैं। तो एनर्जी से नाम से पता चल गया, आपको याद हो गया फिर से, ये एनर्जी पे, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तीसरा जो यूलियर की मोमेंटम इक्वेशन है, यूलियर्स मोमेंटम इक्वेशन, नाम से पता चल रहा है मोमेंटम, तो वो किस पे किसी कंजर्वेशन पे होती है, वो होती है मोमेंटम पे। तो तीन जो क्वेश्चन मैंने बताया था आपको इक्वेशन पे, ये कंजर्वेशन ऑफ इस पे बनते हैं। तो तीनों क्वेश्चन मैंने फिर से आपको रिकॉल करवा दे हैं, तो ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अपना आंसर हो गया सी, 35 में सी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ नहीं है, आसान आसान क्वेश्चन है। देखो, अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो। अनडिस्टर्ब्ड सैंपल्स आर ऑब्टेन्ड बाय, पहले तो अनडिस्टर्ब्ड सैंपल का मतलब क्या होता है? एक तो होता है डिस्टर्ब्ड सैंपल, एक अनडिस्टर्ब्ड सैंपल। ठीक है, आपको पता है नाम से तो डिस्टर्ब्ड अनडिस्टर्ब्ड से आपको पता चल गया कि अगर जैसा नेचर में है सोइल सैंपल, वैसा का वैसा अपन एग्जैक्टली तो नहीं बोले, लेकिन फिर भी लगभग वैसा ही रख पा रहे हैं, तो वो तो होगा लैब में वैसा ही ला पाए, उसी पे एक्सपेरिमेंट वैसा ही कर पाए, तो वो हो गया अनडिस्टर्ब्ड। और डिस्टर्ब्ड जो चेंज हो गया पूरा। जैसे डिस्टर्ब्ड के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं? सोइल मैकेनिक्स शुरुआत की 2-3 यूनिट तो पढ़ चुके हैं आप, है ना, कॉम्पैक्शन तक पढ़ चुके हैं। तो कौन कौन से, जैसे वाटर कंटेंट निकाल रहे हैं, है ना, तो उसके लिए पूरा क्या है, उसको सोइल को, मिट्टी को पूरा आप डिस्टर्ब कर देते हैं, है ना, उठा के पूरा लैब में ले जाओगे, कुर्सी बल पर रखोगे, सारा चीजें तो डिस्टर्ब हो जाती है। तो जैसे वाटर कंटेंट निकाल लिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लिया, एटसेट्रा में बोल दिया, है ना, फिर जाए अटरबर्ग लिमिट सारी आ गई, वो डिस्टर्ब सैंपल में आ गई सारी चीजें। वो वहां पे ये अगर इनको अपन को डिटरमाइन करना हो तो ये डिस्टर्ब सैंपल काम आता है। जो अनडिस्टर्ब सैंपल है वो कहां काम आता है? वो जनरली जो है वो स्ट्रेंथ निकालने के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, जो आप अभी पढ़ने वाले हैं, 1-2 चैप्टर यूनिट स्टार्ट होंगी, 1-2 इसके बाद में सर पढ़ा रहे हैं आपको, वहां पे आएगा ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, वहां पे अनडिस्टर्ब्ड सैंपल का खेल आता है। तो उसके लिए क्या होता है, जो सैंपलर यूज करते हैं वो अलग से होता है ना। तो जो सैंपलर है उसके नाम भी बताऊंगा, अगर नेक्स्ट अगर इस पे क्वेश्चन आएगा ना तो उस पे डिटेल में 4-5 के नाम होंगे जो भी बता दूंगा आपको, ताकि वो नेक्स्ट टाइम वो ऑप्शन में आ जाए। तो जो वो होते हैं वो उसकी जो ना वाल जो वो थिन होनी चाहिए। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन कौन सा है? थिन वाल्ड। तो बी आ गया इसमें आंसर अपना। तो मैंने आपको ये 36 नंबर, क्वेश्चन नंबर 36 है। डिस्टर्ब सैंपल कहां यूज करते हैं? वो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो या वाटर कंटेंट हो, अटरबर्ग लिमिट हो, जहां पे जब भी उसको अपन को ये नहीं है, नेचर जैसा कंडीशन ना बनाए, आवश्यकता नहीं हो, वो डिस्टर्ब सैंपल हो जाएगा। और जहां पे जरूरत है, जैसे स्ट्रेंथ, इसमें टेस्ट आएंगे, यूयू टेस्ट, है ना, ये यूयू टेस्ट, यूडी टेस्ट, ये सारी चीजें आएंगी, डीडी टेस्ट, डीडी टेस्ट, है ना, ये आप स्ट्रेंथ ऑफ ये सोइल में पढ़ेंगे आप, स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन के केस वाला जो यूनिट आएगा उसमें। तो वहां पे आपको अनडिस्टर्ब सैंपल की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, कहां पे कौन से सैंपल की आवश्यकता हो सकती है, उसकी नीड कहां पे पड़ती है, वो क्वेश्चन बन गया। और एक जो है उसकी वाल कैसी होनी चाहिए? थिन वाल होना चाहिए वो। तो अपना आंसर हो गया ये, लेकिन आपको ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी पता चल गई। क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है नेक्स्ट टाइम। तो चलो आंसर हो गया अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अटेम्प्ट करो। देखो इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे, बहुत बार रिपीट होंगे ये क्वेश्चन। देखो आगे करेंगे ना अपन, तो बहुत बार रिपीट होंगे, मिलेंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 37। गुड वेराइटी ऑफ सीमेंट कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ, किसकी, ये देखो ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। एक सीमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, इसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में मैंने आपको परसेंटेज उसकी जो है ना अमाउंट बताई थी, कितनी कितनी मात्रा किस किस की होती है ना। अब है नेक्स्ट जो है, ये क्वेश्चन नंबर है, इसका सॉल्यूशन 37 है। ठीक है, इनको बोलते हैं, ये जो ऑप्शन में दे रखे हैं, है ना, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, इसको बोलते हैं बॉक्स कंपाउंड, बॉक्स कंपाउंड। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना, बॉक्स कंपाउंड, ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो, लेकिन इसको बोलते हैं बॉक्स कंपाउंड। ठीक है, तो
इनकी जो मैं बता दूं आपको परसेंटेज बता दूं, पहला है C3A, इसको बोलते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जो कि अपना कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, जो दूसरा बी ऑप्शन दिया हुआ है उसको बोलते हैं ना, नाम नहीं लिख रहा हूं पूरा। फिर C4AF, इसको बोलते हैं टेट्रा कैल्शियम, इसको क्या बोलते हैं, इसमें लिखा हुआ है हाँ टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। ये है C3S, इसको बोलते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। C2S, इसको बोलते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो मैंने नाम आपको बता दिए, अब मैं शॉर्ट में इनकी परसेंटेज और थोड़ा बहुत इनके बारे में बता रहा हूं, ठीक। C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसकी मात्रा होती है 4 से 14 के आसपास होती है, ठीक है, लगभग 5 से 7% के बीच में, 5 से 10% के आसपास होती है। तो इसकी मात्रा कम होती है, आपको ये याद रखना है। और एक आइडिया ध्यान रखना है, एग्जैक्ट याद भी ना हो तो भी चल जाएगा काम, ठीक है। ये जो हीट जो है ना, ये मैक्सिमम हीट देता है, मैक्सिमम हीट देता है। मैं हीट की बात कर रहा हूँ, रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो है इसकी मात्रा होती है 10 to 18%, ठीक है। इसकी जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज हैं वो वर्स्ट होती हैं, वर्स्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज। और ये इसकी जो रेट है ना वो मैक्सिमम होती है, रेट ऑफ जो हीट जो है ना, हीट वो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम, ठीक है। C3S, इसकी मात्रा होती है लगभग 60% के आसपास, 60% के आसपास। तो एग्जैक्ट बताऊं 45 to 65 रेंज है, लगभग 60 के आसपास होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा मात्रा में यही होता है। ये इसकी जो बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज, बेस्ट बता दिया मैंने, बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूं। ये किसके लिए उत्तरदायी होता है, ये अर्ली स्ट्रेंथ देता है, अर्ली स्ट्रेंथ। C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये क्या करता है, इसकी मात्रा बता दूं, ये अराउंड 25% के आसपास होती है। तो ये होती है 15 to 35, ठीक है। एग्जैक्ट रेंज आपको, अगर ये रेंज भी याद ना रहे तो आप ना अप्रोक्सीमेट आपको पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया, C3S। और ये अर्ली स्ट्रेंथ देता है, बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज है ना। और जो C2S है वो क्या है, ये प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ देता है, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब टाइम लगेगा इसकी स्ट्रेंथ मिलने में, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, ये हीट जो है ना, इससे हीट सबसे कम हो जाती है। अगर अपन को ऐसी सीमेंट चाहिए इसमें अपन को जो हीट जो बाहर जो निकल रही है वो कम चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, C2S की मात्रा उसमें बढ़ा देंगे, है ना। और 35 के आसपास के रखेंगे, मैक्सिमम वाली रेंज के साइड में रखेंगे। वो हीट कम क्यों कर रखते हैं अपन, हीट क्यों चाहेंगे अपन, हीट हम इसलिए चाहेंगे कि क्रैक्स जो है ना, हीट की वजह से क्रैक्स ज्यादा आते हैं, तो क्रैक्स ना आए और वो क्रैक्स जो है उसके बाद वो फेलियर होता है जल्दी। तो इसलिए अपन जो लो हीट सीमेंट होती है वहां पे C2S की मात्रा ज्यादा होती है। तो अब देख लो, इसमें 6-7 क्वेश्चन बन सकते हैं। वेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज, है ना, जो हीट जो मैक्सिमम किससे मिलती है, इससे C3A। और जो रेट किसकी सबसे ज्यादा, C4AF। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, C3S। नाम आपको पता है, मैंने इसका नाम फुल फॉर्म बता दिया है। अब आंसर क्या हो गया अपना, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन क्या पूछा इसने, गुड वैरायटी ऑफ सीमेंट। गुड वैरायटी ऑफ सीमेंट के लिए क्या होगा, सबसे ज्यादा मात्रा जिसकी अर्ली स्ट्रेंथ देता है और जिसकी बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज है वो उसकी मात्रा ज्यादा हो, तो वही आ जाएगा ना, C3S आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया अपना, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। हायर परसेंटेज किसका है, इसी का है। अपना आंसर हो गया A। तो मैंने शॉर्ट में बॉक्स कंपाउंड के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, इस पे 6 या 7 क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो नेक्स्ट, सर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। ये इतना भी अगर आपने पढ़ा है तो देखो नेक्स्ट बहुत सारे अपन पेपर करेंगे, उसमें आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे खुद से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन पढ़ो। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन वाटर सप्लाई इज डिजाइन फॉर। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो किसके लिए डिजाइन किया जाता है ना। तो ये सर पढ़ा चुके हैं आपको,
ना इन्वायरमेंट में। तो वाटर डिमांड वाले जो चैप्टर है, पहला यूनिट होगा, शायद पहला यूनिट में करवाया होगा आपको ये सब, तो उसमें आपको खुद को अटेम्प्ट करना है वैसे, और नहीं है तो मैं बता रहा हूँ उसका। देखो सॉल्यूशन, देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये इसका आंसर ही है सीधा सीधा। किसके लिए डिजाइन किया था डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 38। ये तो क्या था, डिजाइन फॉर मैक्सिमम ऑफ ये है ना, मैक्सिमम ऑफ ऑप्शन में दे रखा है, वही बता रहा हूं मैं। कोइंसिडेंट डिमांड, दोनों ऑप्शन है ना, आंसर है इसका आएगा, आंसर आता है डी, है ना। ग्रेटर ऑफ कोइंसिडेंट डिमांड या कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, और एक होता है ये पीक आवरली डिमांड। तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, मैक्सिमम आवरली डिमांड या ड्राफ्ट, इसको डिमांड ही होती है, ठीक है। इन दोनों का मैक्सिमम आंसर हो गया डी, ठीक है। ये याद रखने के लिए हो गया, लेकिन अलग से क्वेश्चन बन सकता है, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या है। तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट को मैं बता रहा हूं आपको यहां पे, ये होता है मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, ठीक है। तो ये इन दोनों का मैक्सिमम जो है, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजाइन करते हैं। सर ने आपको अच्छे से समझाया होगा, तो अपना आंसर हो गया डी, ठीक है। तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या है, एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन आ भी चुका होगा कि मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड ये होता है, और मैक्सिमम आवरली डिमांड, उन दोनों के मैक्सिमम जो है वो अपन उसके लिए डिजाइन करेंगे। चलो आंसर हो गया अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवलिंग का। लेवलिंग ये सर्वे में, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है आपको उसको खुद ही मुझे लगता है कि आप अटेम्प्ट कर लेंगे, बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो इन लेवलिंग ऑपरेशन, इसके बारे में बैक साइड फोर साइड इनके बारे में पूछा है। देखो क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन नंबर 39। ये बेंचमार्क है कोई सर्वे में, आपको सर बताएंगे, अपने कॉलेज के टाइम पे पढ़ा है, ये बिल्कुल बेसिक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये आता होगा, ठीक है। तो ये बेंचमार्क है, जो पहला रीडिंग जब भी लेते हैं बेंचमार्क से, चेंज पॉइंट जब भी करते हैं, ये अपना इंस्ट्रूमेंट है, मैं वो पूरा बना नहीं रहा हूँ, ट्राइपॉड, चलो ट्राइपॉड बना देता हूँ, ठीक है। ये अपना ग्राउंड है, इस पर ट्राइपॉड लगा रखा है। पहला रीडिंग जो भी लेंगे ना बेंचमार्क से चेंज पॉइंट पे, वो क्या होगा, वो लेते, इसको बोलते हैं बैक साइड, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूं बैक साइड। फर्स्ट रीडिंग, जब भी फर्स्ट रीडिंग जो लेंगे वो होती है, फर्स्ट जो साइट होगी वो होगी, फर्स्ट रीडिंग जो है वो होगी बैक साइड। अपन क्या करना होगा, अपन को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना होगा अगर इस मेथड से कर रहे हैं, तो पहला जो रीडिंग है वो हमेशा होगी बैक साइड। जो लास्ट रीडिंग जो है ना, हमेशा अपन को लास्ट वाले पॉइंट की अपन को रिड्यूस लेवल चाहिए उसका अपन को, तो क्या करेंगे, लास्ट वाली जो रीडिंग है ना, हमेशा मैं लास्ट मान रहा हूं साइड से, बीच में देखो डॉट 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 मैं कंटिन्यूटी के रखने के लिए बता रहा हूं। लास्ट रीडिंग जो है वो होती है फोर साइड, और बीच में जितनी भी है वो होती है इंटरमीडिएट साइड। तो फर्स्ट बैक साइड, लास्ट फोर साइड, और जो बीच में जो है वो होती है इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। ये चेंज पॉइंट के लिए, एट चेंज पॉइंट, ठीक है। अब देखो ऑप्शन, देखो मैच करो। पहला ऑप्शन है द फर्स्ट साइट ऑन एनी चेंज पॉइंट इज ए बैक साइड, पहला ऑप्शन करेक्ट है, ए जो अपना करेक्ट है। बी बताओ, द सेकेंड साइट ऑन एनी चेंज पॉइंट इज फोर साइड, नहीं, ये तो फोर साइड तो लास्ट होती है, अगर एक ही पॉइंट अपन को उसकी आरएल देखनी है तो हो सकता है फोर साइड, नहीं तो इन जनरल बात करें तो इंटरमीडिएट साइड होती है। दूसरा ऑप्शन जो है बी जो है वो गलत है। सी बताओ, सी है द लाइन कमेंस विद फोर साइड एंड क्लोजेज विद बैक साइड, नहीं क्लोज जो करती है वो किससे करती है, फोर साइड से करती है, तो सी भी गलत है। डी बताओ, द लाइन कमेंस विद बैक साइड एंड क्लोज विद फोर साइड क्लोज तो फोर साइड पे करिए, बिल्कुल सही बात है ना। आधा सेंटेंस तो सही है लास्ट वाला।
लेकिन जो ये कह रहा है लाइन कमेंस विद बैक साइड, नहीं, ये गलत है। क्योंकि देखो पहला रीडिंग जो है ना, चेंज पॉइंट से पहला रीडिंग वो क्या होती है, बैक साइड होती है। लेकिन जो इस लाइन की जो अपन मैं जितनी भी रीडिंग ले रहा हूं, वो पहली रीडिंग क्या होगी, वो होगी इंटरमीडिएट साइड। ये यहां पे गलती कर देते हैं बहुत जगह, ये आंसर भी इसने गलत दे रखा है कि ये बोनस बता रहा है या दोनों का आंसर सही बता रहा है, ए एंड डी दोनों आंसर बता रहा है। तो इसका जो ये है ये गलत होगा। जो पहला रीडिंग है जो चेंज पॉइंट से पहले, वो क्या है, वो बैक साइड है ना। लास्ट रीडिंग है वो है फोर्थ साइड, लेकिन इसके बीच में इंटरमीडिएट साइड मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन इस लाइन के लिए पहला रीडिंग क्या हो जाएगा, वो इंटरमीडिएट साइड हो जाएगा। स्टार्ट कहां से हो जाएगी, वो इंटरमीडिएट साइड से, कमेंट जो स्टार्ट जो होती है ना, वो इंटरमीडिएट साइड से होती है। तो डी ऑप्शन गलत है, पहला हो गया आंसर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो लेवलिंग के बारे में ये देख लो, ये लगभग बेसिक तो मैंने बता ही दिया लेवलिंग का। एक बस एक रेसिप्रोकल लेवलिंग बचा है। अगर इतना आपने समझा है, इसको अप्लाई कर पाते हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, आप इसको आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है तो और भी आसान है। चलो देखो क्वेश्चन दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन फेस लेफ्ट एंड फेस राइट, है ना, उनके बीच में दे रखा है फेस लेफ्ट एंड फेस राइट। ऑब्जर्वेशन लिया उसने और उसके बीच में जो डिफरेंस दे रखा है वो 3 मिनट का डिफरेंस दे रखा है। ये पूछा है एरर क्या है, एरर की वैल्यू क्या होगी। दोनों के बीच के में जो डिफरेंस है ना, ओवरऑल डिफरेंस कितना दे रखा है, 3 मिनट। जो एक में एरर कितनी हो जाएगी, दोनों का एवरेज हो जाएगी। तो 3 का जो ना सॉल्यूशन नंबर 40, दोनों में डिफरेंस कितना है, 3 मिनट का डिफरेंस है, वो है 3 मिनट। इसको मिनट लिखते हैं, डिग्री के लिए ये होता है, और 2 बार इसको लिख दें उसको बोलते हैं सेकंड बोलते हैं। ये आपको पता होगा, अभी पता चल गया, नहीं पता होगा तो ठीक। तो अगर अपन को एरर निकालनी है, दोनों में एरर कितनी होगी, तो अपन क्या कर लेंगे, एवरेज कर लेंगे, इसका डिवाइड बाई 2 कर लो। क्या आ गया, 3 मिनट। 3 मिनट का एवरेज क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.5 मिनट। तो 1.5 मिनट को क्या कर दूं, 1 मिनट 30 सेकंड। ठीक है, आंसर हो गया अपना बी, आंसर हो गया बी। ठीक है, 3 मिनट को मैंने एवरेज जो किया, दोनों में आधा आधा बांट दिया, तो 1 मिनट 30 सेकंड, आधा हो गया ना, 1.5 मिनट हो गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये तो आपको पता ही होगा, अटरबर्ग लिमिट का क्वेश्चन है, सर ने पढ़ा दिया है, अटेम्प्ट करो इसको। चलो सॉरी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये पूछ रहा है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सोइल बिलो विच सोइल वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट। देखो क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि मॉइस्चर कंटेंट बताओ जिस पे उसके मतलब वॉल्यूम जो है ना वो चेंज ना हो। तो ये तो सर ने आपने बता दिया है, ये तो वॉल्यूम चेंज ना होगा ना क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है लैंग्वेज में, 41 आंसर नंबर 41 है ना, 41। देखो अटरबर्ग लिमिट में आपने ये कर्व देखा होगा, ये वॉल्यूम वर्सेज वाटर कंटेंट के बीच में ये कर्व है। ठीक है, ये कुछ कर्व आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है। ये वॉल्यूम आपने ये ऐसा देखा होगा कर्व, ये क्या WS क्या है, श्रिंकेज लिमिट, ये WP प्लास्टिक लिमिट, ये है लिक्विड लिमिट, है ना। ये स्टेट है, मैं पूरी वो चीजें बता नहीं रहा हूं, ये सॉलिड है, ये सेमी सॉलिड है, ये प्लास्टिक है और ये लिक्विड है, स्टेट सारी। ठीक है, ये सर ने आपको बता दिया ऑलरेडी। तो ये कह रहा है कि इसने ये पूछा है कि वो वाटर कंटेंट बताओ, है ना,
मॉइस्चर कंटेंट है, वाटर कंटेंट, उसके बाद में क्या है, इससे कम अगर वाटर कंटेंट करूं तो वॉल्यूम में चेंज ना आए। देखो इसके बाद क्या है, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो रहा है। इससे अगर डब्ल्यू कर्व ऐसा है ना, अगर यहां पे देखो कर्व में, इससे अगर इस साइड में आती है ना, साइड में जाए, मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया है ना, कम हो रहा है, उसके बाद में चेंज नहीं हो रहा। क्या नहीं चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो वो ये इसको क्या बोलेंगे, श्रिंकेज लिमिट। आंसर हो गया अपना श्रिंकेज लिमिट। वैसे सब ने आपको वहां पे कराया जरूर होगा, मैंने आपको फिर से समझाने की कोशिश की है कि होगी श्रिंकेज लिमिट। तो वो वाटर कंटेंट कौन सा है, वो है श्रिंकेज लिमिट। उसके बाद में वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये कर्व ऐसा देखो, कर्व देखने को मिल रहा है, उसे प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है। और यहां पे ये बताओ एक चीज और, क्वेश्चन और अलग से बनता है कि श्रिंकेज लिमिट पे सैचुरेशन क्या कैसा होता है, फुली सैचुरेटेड होता है, पार्शियली सैचुरेटेड होता है, या ड्राइड होता है। ये होता है फुली सैचुरेटेड। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि फुली सैचुरेटेड होता है एट श्रिंकेज लिमिट पे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ये डेफिनेशन क्या श्रिंकेज लिमिट पे, कि इससे अगर वाटर कंटेंट की वैल्यू कम करें तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। तो चलो हो गया, मैंने आपको कर्व रिकॉल करवा दिया। चलो नेक्स्ट आंसर हो गया था इसमें श्रिंकेज लिमिट सी, 41 में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमनली यूज्ड थिनर इन ऑयल पेंट्स। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये बिल्डिंग मटेरियल से इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो 42, इसमें एक दो मैं इंफॉर्मेशन साथ में एक्स्ट्रा बता रहा हूं, है ना, आपको याद रखना है। थिनर की कह रहा है ऑयल पेंट्स में थिनर, थिनर, थिनर इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों सही हैं। ये आपको इन्फॉर्मेशन बेस्ट है तो याद ही रखना होगा। तो थिनर जो है वो टर्पेंटाइन ऑयल और नेप्टा, नेप्टा दोनों जो है मोस्टली कॉमन यूज जो होता है ये वाला टर्पेंटाइन और नेप्टा यूज है, उसको दोनों को यूज करते हैं, है ना, थिनर के फॉर्म में। थिनर क्या होता है, थिनर होता है जब भी अपन उसको जो पेंट है उसकी विस्कोसिटी को कम करना हो, वॉल्यूम बढ़ाना हो, है ना, मतलब कि उसको कम गाढ़ा करना हो, तब टर्पेंटाइन ऑयल यूज करते हैं, ठीक है। या आपने घर पे कभी पेंट करते देखा होगा तो टर्पेंटाइन ऑयल उसको ना देखा भी होगा आपने उसको मिलाते हुए। तो नेक्स्ट आता है वीक, एक होता है, एक इंफॉर्मेशन और याद कर लो, वो है व्हीकल पे, व्हीकल, बाइंडर या कैरियर। ये क्वेश्चन अलग से बनता है कि मोस्ट कॉमन यूज्ड जो बाइंडर या व्हीकल या फिर कैरियर ऑयल पेंट्स में क्या होता है, तो वो होता है लिनसीड ऑयल, लिनसीड ऑयल, ठीक है। तो पेंट्स में जो पेंट्स है ना, ऑयल पेंट्स में दो इंफॉर्मेशन है, वो आपको याद रखनी है, दोनों इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है बिल्डिंग मटेरियल का। तो हो गया अपना क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आंसर हो गया इसमें 42 में सी, 42 में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप अटेंड। आपको बस कंटिन्यूटी रखनी है, अगर कंटिन्यू रखेंगे ना तो टाइम काफी है, और अभी भी हो सकता है कि अभी कुछ पता नहीं है कि एग्जाम कब होएगा, अनसर्टेनिटी अभी भी है, लेकिन आपको खुद से चेंज नहीं करना, आपका रूटीन आपको कंटिन्यू रखना है। तो चलो क्वेश्चन अगला मैन होल पे है। मैन होल क्या होता है, जो सीवर जो होता है ना, सीवर लाइन होती है, उसमें आपने देखा होगा मैन होल जो एक रोड पे जनरली जो सीवर जो होता है वो रोड के नीचे से निकाला जाता है ना, कोई जगह नहीं होती, क्योंकि जो पब्लिक जगह से ही निकाला जाएगा, किसी घर के नीचे से तो अपन निकालेंगे नहीं। तो आपने देखा होगा एक जो बॉक्स है, बॉक्स को उसको ढक्कन को हटाते हैं ना, वो मैन होल है, आपको पता होगा मैन होल वही होता है। तो मैन होल ये कह रहा है कि मैन होल कहां प्रोवाइड करते हैं, तो इसकी कंडीशन है, ये सीवर डिजाइन में आता है, ये तो जो सर पढ़ाएंगे आपको वहां पे इसके बारे में पढ़ाएंगे अच्छे से। कल एक क्वेश्चन और देखा था अपने सीवर का, है ना, तो वो पूरा डिटेल में तो वहां पे आएगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं। तो मैन होल है
सॉल्यूशन नंबर 43। जो मैन होल है उसका पर्पज क्या होता है? मैन होल का पर्पज ये होता है जो फ्लो हो रहा है सीवर का, उसको फ्लो को रुकने न देने, है ना। तो उसके लिए अपन को क्या करना होता है, सफाई करनी होती है या उसके ना सीवर में, तो उसके लिए उस पर्पज के लिए मैन होल प्रोवाइड किया जाता है। तो फ्लो को मेन जो पर्पज है वो कि फ्लो को अपन रुकने नहीं देंगे। तो रुक कहाँ सकता है, अगर या तो बेंड आ रहा है ना सीवर लाइन में, तो बेंड हो रहा है तो अपन को वहां पे ही मैन होल प्रोवाइड कर देंगे। या फिर बहुत सारे जंक्शन जो ना लाइन जो ना सीवर लाइन जो जुड़ रही हैं, ब्रांच मेन से जाके बहुत सारी ब्रांच जुड़ रही हैं या लेटरल जुड़ रहे हैं इससे ब्रांच सीवर से, तो वहां पे एक से ज्यादा अगर जुड़ रहे हैं तो उस जंक्शन पे प्रोवाइड कर देंगे, है ना। तो कहां प्रोवाइड करेंगे, बेंड पे, कहां जहां जहां रुक सकता है ना फ्लो, या फिर जंक्शन पे जहां रुक सकता है फ्लो वहां पे, और या फिर ग्रेडियंट, है ना। जैसे ग्रेडियंट ज्यादा हो गया, है ना, ऊंचाई में चल जा रहा है ना, थोड़ा सा हल्का ऊंचाई जाने लग गया तो वहां पे फ्लो रुक सकता है, तो वहां पे प्रोवाइड किया जाता है ना। हो सकता है क्योंकि वहां अगर फ्लो उससे ज्यादा नहीं हो रहा है तो उससे आगे नहीं जा रहा, तो हो सकता है कि अपन क्या यूज कर ले, पंप यूज कर ले वहां पे, तो अपने पास फैसिलिटी तो होनी चाहिए वहां पे। तो ये अगर ग्रेडियंट चेंज हो रहा है तो नॉर्मली पंप से नहीं हटाया जाता इसको सीवर को, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन आ जाए तो वहां पे पंप यूज कर लिया जाता है। जनरली जो है ये ग्रेविटी फ्लो होता है, ठीक है। तो ये आ गया अपना कंडीशन, और इसकी बहुत सारी जो ना चेंज इन ग्रेडियंट हो गया, तो ग्रेडियंट चेंज हो गया, ग्रेडियंट चेंज हो रहा तो ग्रेडियंट चेंज हो रहा वहां पे, और बहुत सारी कंडीशन है ऑप्शन में अपनी यही है। और अगर डिटेल में आएंगे मैं आगे जो आएंगे तो फिर भी वहां पे भी बताऊंगा। तो ये हो गई अपनी तीनों आ गई, तो आंसर आ गया अपना डी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके बारे में है, टिम्बर के बारे में है। तो टिम्बर के बारे में ये पूछ रहा है, जो वेल सीजनड टिम्बर है उसमें वाटर कंटेंट, उसकी रेंज क्या होती है। पहले तो देखो वेल सीजनड टिम्बर क्या होता है ना, मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट की वैल्यू पूछी है। जो टिम्बर है उसमें अपन मॉइस्चर को निकालना हो ना, वो जो प्रोसेस होता है वो होता है सीजनिंग प्रोसेस। तो सीजनिंग प्रोसेस में एक क्वेश्चन बन गया, सीजनिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, मॉइस्चर को रिमूव करते हैं, ठीक है। और तो मॉइस्चर किस फॉर्म में होता है, नॉर्मली जो मॉइस्चर होता है उसके अंदर वो होता है सैफ की फॉर्म में, है ना। तो दो क्वेश्चन बन गए, एक तो सैफ की फॉर्म में, जो मॉइस्चर किसकी फॉर्म में होता है, सैफ की फॉर्म में। सीजनिंग जो की जाती है वो क्यों की जाती है, वो उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करने के लिए, दो हो गए। तीसरा अब ये बोल रहा है मॉइस्चर कंटेंट जो है ना सीजनिंग कर दी, है ना, उसके बाद थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर कंटेंट बचेगा वो कहां तक अपन को सही रखना है, कहां तक बच जानी चाहिए, वो होती है उसके 10% के आसपास। तो ऑप्शन देख लो वो आ गया 10 to 12%, आंसर हो गया बी। ये एकदम इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको याद रखना होगा 10 से 12, तो ऑप्शन होगा बी। सीजनिंग के बारे में पता चल गया, सीजनिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम टिम्बर, ठीक है। 44 हो गया, चलो 45 करो। 45 ये पूछ रहा है डिटेंशन पीरियड फॉर ऑक्सीडेशन बॉन्ड, उसके लिए जो ऑक्सीडेशन बॉन्ड है उसके लिए जो ऑक्सीडेशन बॉन्ड डिटेंशन पीरियड जो है वो 2 से 3 वीक होता है उसका, 2 to 3 वीक्स, है ना, इसके बीच में रखते हैं। तो इसके आसपास ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन 4 to 8 आवर्स, ये तो आवर्स में है। तीसरा है जो लास्ट वाला 3 मंथ, तो ऑप्शन आ गया अपना इसी क्लोज आंसर हो गया सी। 2 से 3 वीक के बीच में होता है इसका डिटेंशन पीरियड ऑक्सीडेशन बॉन्ड का, 2 से 3 वीक, तो आंसर हो गया अपना सी, 10 से 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये भी आएगा, सीवेज ट्रीटमेंट में आएगा ये ऑक्सीडेशन बॉन्ड, जो एक्टिवेटेड स्लैज ऑक्सीडेशन बॉन्ड, आरबीसी, ये सारी चीजें आएंगी, उनमें से एक ये भी होगा, तो वहां पे आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। लेकिन अपना एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉमनली यूज्ड लाइम इन व्हाइट वॉशिंग। अब देखो ऑप्शन दे रखे हैं अपन को, है ना, क्विक लाइम दे रखा है, फैट लाइम दे रखा है, हाइड्रोलिक लाइम दे रखा है। पहले तो देखो क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें पूछा है व्हाइट वॉशिंग, है ना। व्हाइट वॉशिंग में अपना पर्पज क्या हो गया, अपन को व्हाइट वॉशिंग अपन उसके जो है ना जो आर्किटेक्चरल वर्क के लिए देखने के लिए, एस्थेटिक पर्पज के लिए अपन को ना, एस्थेटिक पर्पज के लिए चाहिए अपन को, है ना, ये व्हाइट वॉशिंग कलर अपन को व्हाइट चाहिए, तो वैसा ही लाइम यूज करेंगे जो व्हाइट अपन को कलर दे। अब देखो, अब 3 ऑप्शन देखो, क्विक लाइम, फैट लाइम एंड हाइड्रोलिक लाइम, है ना। डी तो ऑप्शन वैसे ही है, अलग ही है ना, ऑल ऑफ द अबव दे रखा है। तो क्विक लाइम क्या होता है, फैट लाइम क्या होता है, हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है।
फैट लाइम, क्विक लाइम, एक हो गया हाइड्रोलिक लाइम। जो हाइड्रोलिक लाइम जो है वो यूज होता है कंस्ट्रक्शन वर्क में, है ना, जो मेसनरी वर्क है, जो ब्रिक मेसनरी हो या स्टोन मेसनरी हो, है ना। अभी अपन यूज नहीं करते हैं ज्यादा, पहले अब तो सीमेंट यूज करने लग गए मोटार बनाने के लिए, पहले लाइम यूज करते थे, है ना। अभी भी कहीं कहीं यूज करते होंगे। तो जो भी यूज करते थे, जो ये वाला लाइम यूज करते थे, हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम में क्या होता है ना, इसमें हाइड्रोलिसिटी लाई जाती है ना। वो जनरली किसे लाई जाती है, वो क्ले से लाई जाती है। तो हाइड्रोलिसिटी जो है ना, लाइम में हाइड्रोलिसिटी जो मेनली किसे लाई जाएगी, वो क्ले से लाई जाएगी। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। इसका यूज क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्क में। कंस्ट्रक्शन में ये ना बोल के मैं मेसनरी वर्क बोल दूं, मेसनरी वर्क। जो चिनाई है ना, ईंट या पत्थर से, ब्रिक मशीनरी या स्टोन मशीनरी वर्क, वो यूज किया था हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है। जो क्विक लाइम है वो अपना CaCO3 है, उसके कैल्कुलेशन से बनेगा CaO, है ना, जो नेचर में अपन को मिलता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है ना। तो उसको कैल्कुलेशन से CaO जो बना है, क्विक लाइम बना जाता है, वो होता है। इसका ज्यादा यूज नहीं होता, इसमें बहुत सारी इंप्योरिटी हो या फिर इसको डायरेक्टली यहां से बनाए, ये इसका ज्यादा यूज नहीं होता है। इसको व्हाइट वॉशिंग में यूज नहीं करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं फैट लाइम को। ये बहुत ज्यादा प्योर होता है ना। तो इसमें इंप्योरिटी नहीं होती है। जो ये क्ले जो है ना, ये इंप्योरिटी होती है, यहां पे ये होती है इंप्योरिटी। तो इंप्योरिटी मिलाने पे हाइड्रोलिसिटी आती है। तो जो फैट लाइम होता है, लेकिन उससे क्या होता है, इंप्योरिटी मिलाने से कलर जो है ना वो खराब हो जाता है। तो कलर क्या होता है, इसका कलर जो है थोड़ा बहुत ब्राउनिश कलर होता है। ठीक है। लेकिन ये जो फैट लाइम है ये प्योर है, इसी कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा प्योर है। तो प्योर है तो इसका कलर जो है वो होता है व्हाइट, है ना, प्योर होता है। तो व्हाइट इंप्योरिटी कम है, तो इसको व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाएगा, व्हाइट वॉशिंग में। तो अपना आंसर हो गया फैट लाइम। फैट लाइम बी, 46 में बी। ठीक है। तो तीनों के बारे में अपन को थोड़ा पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो, ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, कि जो हाइड्रोलिक लाइम है उसमें हाइड्रोलिसिटी जनरली किससे आती है। नॉर्मली अपन क्या यूज करते हैं, क्ले यूज करते हैं, और वो क्या होती है, इंप्योरिटी होती है। उसकी वजह से कलर क्या हो जाएगा, ब्राउनिश कलर हो जाएगा। यूज क्या होगा उसका, मेसनरी वर्क में होगा। तो देखो 4-5 क्वेश्चन ये बन गए, 2 क्वेश्चन यहां से बन गए। तो ये हो गया अपना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाईवुड पे। प्लाईवुड क्या होता है, ये भी टिम्बर में पढ़ेंगे आप, बिल्डिंग मटेरियल में टिम्बर जो यूनिट पढ़ेंगे उसमें प्लाईवुड के बारे में पढ़ेंगे। देखो प्लाईवुड जो है, क्वेश्चन नंबर 47, उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। प्लाईवुड के बारे में पूछ रहा है कि प्लाईवुड जो है ना, उसको जो वुडन शीट्स है उसको चिपका के ग्लू के द्वारा बनाते हैं, तो उसके लिए कंडीशंस क्या रखी जाती हैं, है ना। प्रेशर की बोल रहा है, और दूसरा जो है ना, जो ऑप्शन बी है 100 to 130 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, एग्जाम में भी ऐसे ही आया था। ये टेम्परेचर का है, ये सेंटीग्रेड है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हटा दो और यहाँ पे है सेंटीग्रेड, है ना। तो ऑप्शन बी जो है 100 से 130 सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर का ये यूनिट दे रखा है। तो कंडीशन पूछ रहा है, तो ये कंडीशन कौन सी रखी जाती है। तो अपनी कंडीशन जो है, पहले तो प्लाईवुड के बारे में जानकारी करो। आप टिम्बर में पढ़ेंगे, टिम्बर यूनिट में पढ़ेंगे, जो टिम्बर जो है लकड़ी की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, वो हाईएस्ट होती है। तो अपन काम भी उसका ऐसे ही करेंगे, और ज्यादा स्ट्रेंथ उसमें काम उसका यूज कम होता है ना, स्ट्रेंथ कम होती है, तो इसके पर्पज के लिए काम में लेंगे नहीं। किस वजह से होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो मैं इसका, जैसे ये अपना कोई ट्री जो है उसका स्टेम था, मैंने उसको काट के और एक ना लॉन्गिट्यूडनल व्यू मैंने उसका बताया है, मैंने उससे एक शीट निकाली ट्री से, और ये जो टिम्बर का अपना ये शीट है कोई, है ना, उसमें जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ऐसे ऐसे फाइबर्स पाए जाते हैं, ये होते हैं फाइबर्स।
ठीक है, ये है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्शन पे भी क्वेश्चन आता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। इसमें 2-4 मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है और भी रिपीट होने के चांसेस बहुत हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे हाईएस्ट होती है, एक तो ये हो गया आपको, है ना, हाईएस्ट कौन सी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ही, वही इसकी काम आती है ना, हाईएस्ट हो गई मैक्सिमम, एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, फाइबर की डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होती है, इस वजह से इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। जो प्लाईवुड, जो अपना प्लाईवुड बनाएंगे, प्लाईवुड के बारे में बात करूं, प्लाईवुड में क्या होता है, अपन को स्ट्रेंथ चाहिए होती है यूनिफॉर्म, तो अपन क्या करेंगे, एक बार तो लिया फाइबर को इस डायरेक्शन में रखा, दूसरी वाली शीट रखेंगे फाइबर को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कर देंगे, और जो डायमेंशन है जो अपन को चाहिए वो तो बराबर रख लेंगे जो भी, लेकिन अपन को जो डायरेक्शन है वो इस फाइबर की इस डायरेक्शन में करेंगे। जो अल्टरनेट जो है ना, एक बार अल्टरनेट ये जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इधर रखी, एक बार इधर रखी, इसको अल्टरनेट डायरेक्शन में रख के, अल्टरनेट टाइम पे रख के इसको चिपका देंगे, तो क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड किया, तो अल्टरनेटली अपन को क्या प्रवर्तन करते हैं, एक बार फाइबर इस डायरेक्शन में रखा, दूसरी बार इस डायरेक्शन में रखा, उसको चिपका के कर देंगे। ये तो हुआ प्लाईवुड के बारे में। लेकिन उस टाइम पे कंडीशन कौन सी रखी जाती है, तो जो प्रेशर है, प्रेशर जो रखा था वो 100 to 150 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि पहला ऑप्शन है। जो दूसरा जो टेम्परेचर है वो रखा जाता है, वो 100 to 130 सेंटीग्रेड, 130 सेंटीग्रेड, जो कि दूसरा ऑप्शन है। ये पहला ऑप्शन और ये दूसरा ऑप्शन, तो अपना आंसर हो गया, दोनों बोथ हो गए, तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर हो गया अपना सी हो गया अपना आंसर। तो आपको प्लाईवुड के बारे में पता चल गया। जो टिम्बर है उसकी जो कौन सी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, किसकी वजह से होती है, फाइबर्स की वजह से आती है, क्योंकि फाइबर्स जो है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होते हैं। इसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए अपन अल्टरनेटली एक बार इस डायरेक्शन में रखेंगे, एक बार इस डायरेक्शन में रखेंगे, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ बन गई प्लाईवुड में, है ना, वुडन शीट्स को। और जो कंडीशंस ये रखेंगे प्रेशर और टेम्परेचर की, तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, मैं आपको हर क्वेश्चन में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा बता रहा हूं, है ना, इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपने सिर्फ फ्री से के क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये रिपीट हो जाएंगे सेम के सेम, या फिर ये भी ना रिपीट हो तो इससे रिलेटेड जो है और इन्फॉर्मेशन है उस पर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं और फिर से किसी और एग्जाम में आ चुके हैं, इसमें नहीं है तो, और फिर से उसके रिपीट होने के चांसेस हैं। अगर मैं सेम का वैसे इसका आंसर बता दूं, ए आया बी आया ऑप्शन आएगा आंसर, तो उसमें क्या है ये तो आप बुक में भी देख लेंगे, तो इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। इसने पूछा है कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, क्वेश्चन नंबर 48। ये आपको सर पढ़ाने वाले हैं, सोल मैकेनिक्स में स्टार्ट होने वाला होगा ये। स्ट्रेंथ से पहले या इसके बाद में आगे पीछे में 1-2 यूनिट हैं उसके आसपास ही पढ़ाएंगे सर आपको, है ना। ये अर्थ प्रेशर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये चैप्टर यूनिट आता है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अपना क्वेश्चन है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, ठीक है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। इस पे पूछा है इसने, जो इसका कोफिशिएंट पूछा है उसको अपन करते हैं के नोड से। उसका फॉर्मूला आता है म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, जहां म्यू है पॉइसन्स रेशियो, पॉइसन्स रेशियो, ठीक है। ये फॉर्मूला है सर, आपको बता दें कैसे आया, ठीक है, पढ़ाएंगे तब, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना है। एक फॉर्मूला इसका अलग ये भी होता है 1 माइनस साइन फाई, फाई आपको पता है इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो दो फॉर्मूले होते हैं अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के, के नोट इक्वल टू म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, म्यू आपको पता है पॉइसन्स रेशियो, और 1 माइनस साइन फाई, ठीक है। और जो एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए आ जाए तो फॉर्मूला होता है, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं 1 माइनस साइन फाई डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाई,
अगर पैसिव की आए तो फॉर्मूला होता है केपी बोलते हैं उसको, उसका था 1 प्लस साइन फाई डिवाइड बाई 1 माइनस साइन फाई। आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला ये याद रखना है, दूसरा ये याद रखना है, ये इसका इनवर्स है। केपी जो है ना, केपी इक्वल टू 1 अपॉन के ए, तो आपको ये याद रखना है और एक आपको ये याद रखना है। ये तीन ये इसका सेकंड दूसरा अलग फॉर्मूला है। तो ये तीनों फॉर्मूले मैंने तीनों केस के बता दिए हैं, सर आपको पढ़ाएंगे तब बता देंगे, ठीक है। अगर बहुत सारे लोग आप नहीं भी पढ़ेंगे तो इस इंफॉर्मेशन से इन दोनों पे क्वेश्चन आए तो भी बता देंगे, ये क्वेश्चन ये भी आए तो बता देंगे। फाई अगर वैल्यू दी हुई तो के नोड की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस तरह के केपी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अपना आंसर हो गया बी, आंसर हो गया, ठीक है। तो 48 में बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 49 का, नाइट्रेट मोर देन 45 मिलीग्राम पर लीटर इन वाटर लीड्स टू, है ना। ये पूछा है कि कौन सी डिजीज हो जाती है अगर नाइट्रेट की वैल्यू, ये है 49 का क्वेश्चन। नाइट्रेट की वैल्यू जो है अगर 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो जाए तो कौन सी डिजीज हो जाएगी। तो पहले तो मैं आंसर बताता हूं। वो डिजीज होती है, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है मेथेमोग्लोबिनेमिया। आपको प्रोनाउंस करने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा सा नाम देख के आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं दे रखा है तो वैसे ही पता चल जाएगा आपको ना, ऑप्शन में ये है। इसको अलग नाम, ये जो है ना अलग नाम से भी जाना जाता है, उसको बोलते हैं, अदर नेम जो इसका वो है, इस नाम से भी ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑल्सो नोन एज ब्लू बेबी डिजीज। ये जो है नॉर्मली अगर 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो जाए नाइट्रेट, जो ये बच्चों में नॉर्मली जो है ना ये डिजीज जो है बच्चों में देखने को मिलती है, तो इसका नाम, इसलिए इसका नाम है ब्लू बेबी डिजीज, ठीक है। और जो साइंटिफिक नेम है वो है मेथेमोग्लोबिनेमिया। तो दोनों नाम है, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया अपना क्वेश्चन, आंसर हो गया। कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा, आंसर हो गया डी, ठीक है, आंसर हो गया। अब मैं एक दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूं इस पे। सर ने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं ये नाइट्रेट वाला जो है ना, जो केमिकल पैरामीटर होंगे वाटर के, है ना। तो नाइट्रेट किसको रिप्रेजेंट करता है कि ये ओल्ड पॉल्यूशन है, ओल्ड पॉल्यूशन, है ना। ओल्ड पॉल्यूशन मतलब तो डिकम्पोजिशन जो है ना, वो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑर्गेनिक मैटर, वो कंप्लीट हो जाता है इसमें, कंप्लीट। और जो लिमिट है वो इसने क्वेश्चन में दे रखी है। तो इसके बारे में, नाइट्रेट के बारे में क्वेश्चन 2-4 है ना बनते हैं। एक तो ये पूछते हैं कि मैक्सिमम लिमिट क्या होनी चाहिए, है ना इसकी। तो कोजफर एजुकेशन वाली क्या थी, 45 मिलीग्राम पर लीटर। दूसरी आगे डिजीज पे जो इसने पूछ रखा है। तीसरी है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ओल्ड पोल्यूशन, मतलब पोल्यूशन हो चुका है, मतलब कि डिकम्पोजिशन जो है ना वो ऑर्गेनिक मैटर का वो कंप्लीट हो चुका है, तो वो ओल्ड पोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, क्विक सैंड के बारे में पूछा है ना। तो क्विक सैंड जो है वो क्या है, ये आप पढ़ चुके हैं, सोल मैकेनिक्स में सर ने पढ़ा दिया है। ये इफेक्टिव स्ट्रेस में आता है क्वेश्चन ना, सीपेज में या इफेक्टिव स्ट्रेस में कहीं भी पढ़ लो, दोनों में ही आ जाएगा। तो ये क्या होता है, ये टाइप ऑफ सैंड होता है, क्या होता है। तो देखो सर ने आपको पढ़ा दिया है, तो आपने अगर आपने पढ़ा है तो आंसर बता देंगे इसका सी, ठीक है। ये क्या है, ये है फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोजनलेस सोइल, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर जिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो देखो सॉल्यूशन यहां पे देखो इसका, क्विक सैंड के बारे में क्या होता है। ये कोई टाइप ऑफ सैंड नहीं होती, ये एक होती है फ्लो कंडीशन, ठीक है। ये फ्लो कंडीशन होती है सैंड की, ये जो होती है ये कोजनलेस सोइल, कोजनलेस सोइल, ठीक है। इसमें सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। जो स्ट्रेंथ है सोइल की वो अपन क्या लिखते हैं, सिग्मा सी प्लस सिग्मा n10 फाई इफेक्टिव लिया है, क्योंकि अगर वाटर टेबल हो तो, ठीक है।
ये 0 हो गया, कोजनलेस सॉइल है, तो जो स्ट्रेंथ जो आ गई वो आ गई सिग्मा n 10 जो ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है ना, ये इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस है। तो ये इसको मैंने इफेक्टिव स्ट्रेस को क्या लिखूं, इफेक्टिव स्ट्रेस अपन जानते हैं, इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस जो है ना ये क्या हो जाएगा, सिग्मा टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर। ठीक है। क्विक सैंड कंडीशन क्या है, क्विक सैंड कंडीशन है, क्विक सैंड क्या है, क्विक सैंड एक फ्लो कंडीशन है जिसमें जो इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस है वो 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, है ना, ये 0 हो जाए तो क्या होता है, जो स्ट्रेंथ जो है वो 0 हो जाएगी, सैंड की स्ट्रेंथ 0 हो जाएगी। तो फ्लो के साथ में ही क्या होने लग जाता है, फ्लो के साथ में जो सैंड के पार्टिकल हैं वो फ्लो करने लग जाते हैं, तो वो कंडीशन कहलाती है क्विक सैंड कंडीशन। ठीक है। क्योंकि अपन देखो अगर ये कोजनलेस सॉइल ना होती तो कोजन की वैल्यू 0 ना होती, इसकी सी की वैल्यू 0 ना होती, तो अगर ये 0 भी हो जाता तो भी स्ट्रेंथ 0 नहीं होती, है ना, स्ट्रेंथ 0 नहीं होती तो फ्लो साथ में नहीं करती, तो जो क्विक सैंड जो कंडीशन है वो कभी भी कोसी सॉइल में नहीं देखने को नहीं मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ कोजनलेस सॉइल में देखने को मिलेगी। ठीक है। अब है ये 0 कैसे हो जाता है ना, वो नॉर्मली क्या होता है, ये फ्लो जो है ना नॉर्मली नहीं हमेशा ऐसे ही होगा, फ्लो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, फ्लो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हो। ठीक है। तो इसमें लैंग्वेज में क्या है, आपको देखो लैंग्वेज में ऐसे दिखने को मिलेगा, है ना, क्वेश्चन में इसको मैं ये बोलूं, वेट सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल, सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल becomes equals to सीपेज प्रेशर, सीपेज प्रेशर। अगर सबमर्ज्ड वेट है सॉइल का वो सीपेज प्रेशर के बराबर हो जाए तो क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस जो है ना, इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस वो 0 हो जाता है। उसकी वजह से सॉइल की जो है ना, जो कोजनलेस सॉइल जो है सैंड, उसकी स्ट्रेंथ 0 हो जाएगी और जो पार्टिकल्स हैं सैंड पार्टिकल्स वो फ्लो के साथ में ही जाने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं क्विक सैंड कंडीशन। तो ये किसमें देखने को मिलती है, ये ज्यादा देखने को मिलती है फाइन सैंड में, फाइन सैंड में। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया, देखो ये एक क्वेश्चन जो ना, ये मैंने जो लैंग्वेज लिखी है ये क्वेश्चन की ही लिखी है, ये क्वेश्चन पूछता है कि जो क्विक सैंड कंडीशन में क्या हो जाता है, ये कौन सी कंडीशन होती है, उस कंडीशन में होती है कि सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल जो है वो सीपेज प्रेशर के इक्वल हो जाता है एक। ठीक है। जिससे क्या हो जाएगी, जो नॉर्मल इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाएगा, उससे स्ट्रेंथ 0 हो गई और जो फ्लो के साथ में ही सैंड पार्टिकल जाना शुरू कर देंगे। किसमें देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये कोजी सॉइल में देखने को मिलेगी, नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ 0 नहीं हो पाती, क्योंकि सी 0 नहीं होता। दूसरी बात। तीसरा है, ये जो कोजनलेस सॉइल है उनमें भी किसके में ज्यादा देखने को मिलेगी, उसमें भी सैंड में भी फाइन सैंड में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, ये ग्रेवल में देखने को नहीं मिलती है। ये कोजनलेस से नाम से मत जाओ कि कोजनलेस में तो ग्रेवल भी आता है, तो ग्रेवल में नहीं देखने को मिलेगी, ग्रेवल नहीं, और एक कोजी सॉइल में भी नहीं, कोजी में भी नहीं। ठीक है। तो ये 4-5 इंफॉर्मेशन मैंने एक्स्ट्रा बता दी है, तो आंसर हो गया अपना सी। चलो नेक्स्ट। तो क्वेश्चन आपको ना ऐसे ही करने हैं, जब भी किसी के छोटे से टॉपिक के बारे में, है ना, तो उसके बारे में पूछे तो आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ये नहीं है कि इसी पे पूछेगा, अलग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ऑप्शन भी आपको, ऑप्शन में भी अगर दे रखा है तो ऑप्शन में भी उसके बारे में जानकारी पूरी तरह कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पूछा है जो कंक्रीट का जो क्यूब मेजर करते हैं ना, उसकी जो स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, वो पूछ रहा है कि कितने दिन पे करते हैं, वो आपको पता है 28 डेज, तो आंसर हो गया 28 डेज। लेकिन एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रख लो कि जो 7वें दिन पे जो ना 7 डेज में कितनी स्ट्रेंथ मिलेगी अपन को, 7 डेज में जो 28 डेज पे जितनी स्ट्रेंथ मिलेगी उसको क्या बोलते हैं, FCK, है ना, वो जो क्वेश्चन पूछी है उसका 2/3 मिल जाती है, तो 2/3 ऑफ FCK। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि 7 डेज पे, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछ चुका होगा, तो अगर 7 कितना हो जाएगा, ये 66 या 67 के आसपास हो जाएगा ना, और या फिर अगर अप्रोक्सीमेट में बोले तो ये 70% ही अगर दे रखा ऑप्शन में तो 70% भी आ जाता है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये हो गया और आंसर हो गया इसका बी, 51 में बी। तो चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप क्वेश्चन पढ़िए आराम से, ठीक है। इसमें इसने पूछा है डिजाइन शियर फोर्स पूछा है ना। ये आरसीसी स्टार्ट हो गया है, इसमें सर आपको पढ़ाएंगे बीम, तब आप ना उसमें एक तो रिइंफोर्समेंट डिजाइन करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट डिजाइन करेंगे, बेंडिंग के लिए डिजाइन होगा वो, है ना। बेंडिंग इसमें टेंसाइल कंप्रेशन दोनों चीज देखेंगे उसके अंदर, मेनली जो टेंशन के अंदर इसको प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो देखा जाएगा कि बीम कौन सा टाइप का है, सिंपली सपोर्टेड है या कैंटिलीवर है। और ये जो शियर है, ये क्वेश्चन अपना है शियर पे। तो देखो आंसर नंबर सॉल्यूशन है 52, ठीक है। ये दिया है इसने, बीम दिया है, ठीक है, रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम सपोर्टेड इन कॉलम्स, ठीक है। ये इसने दिया है, सारी डिटेल्स दी हैं इसने। ये दिया है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है वो दिया है 100, डब्ल्यू की वैल्यू दी है वो 100 किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है। और जो एल क्लियर दिया है वो दिया है 5 मीटर, और जो वो क्या सपोर्ट की जो है ना वो दिया होगा इफेक्टिव डेप्थ, जो है इफेक्टिव डेप्थ डी की वैल्यू दी है 0.5 मीटर। और अपन को पूछा क्या है, अपन को पूछा है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, सॉरी डिजाइन शियर फोर्स की वैल्यू पूछिए, है ना, ठीक है, बीम के लिए। तो ये जो होता है ना वीएस, वो होता है डब्ल्यू एल क्लियर डिवाइड बाई एल क्लियर डिवाइड बाई 2। अगर मैं सिंपली सपोर्टेड ऐसे लेके चलूं, है ना, तो ये 100 में बेसिक है, आप पढ़ चुके हैं। ये है डब्ल्यू, ये है बीच में एल क्लियर, तो ये बताओ फोर्स कितना आ जाएगा यहाँ पे, दोनों में हाफ हाफ आ जाएगा। डब्ल्यू एल क्लियर डिवाइड बाई 2, डब्ल्यू एल क्लियर डिवाइड बाई 2, यही अपना वीएस होता है। रख दो आंसर। अब देखो यहाँ पे ना आपको याद रखना है, एल क्लियर का ध्यान रखना है, आपको एल इफेक्टिव नहीं निकालना है, बस यही चीज है इसमें, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो ये मैंने एल क्लियर लिया है, ना कि एल इफेक्टिव लिया है। एल इफेक्टिव जो बेंडिंग का केस होता है वहां पे एल इफेक्टिव लिया जाता है, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट डिजाइन करते हैं उसमें एल इफेक्टिव आता है। तो चलो देखो, करो इसकी वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 500/2, 250 आ गया किलो न्यूटन, 250 किलो न्यूटन आंसर हो गया ए, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, बस इसमें एल क्लियर का ध्यान रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी, मैं ना जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन अगर एक बार और रिपीट होगा तो मैं आपको एक टेबल बता दूंगा, उसमें बहुत सारी डिटेल है ना, कंडीशंस हैं अलग अलग। उसके साथ में उसमें इसने तो पूछा क्या है, कंक्रीट पूछा है कि कौन से टाइप का कंक्रीट जो है ना वो यूज करेंगे उसके अंदर, है ना। ये क्वेश्चन पढ़ो पहले तो, द मिनिमम ग्रेड ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट इन सी वाटर, ठीक है। तो इसमें मैं आपको टेबल बता दूंगा नेक्स्ट टाइम, जब भी ये क्वेश्चन ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक टेबल में बहुत सारी ना कॉलम है, उसमें कंडीशन है कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, है ना। कौन कौन सी कंडीशन किस पे है, उसके लिए फिर कंक्रीट की ग्रेड है। नेक्स्ट है सीमेंट जो है कितना कितना यूज करेंगे, वाटर कंटेंट, जो वाटर डिवाइड बाय सीमेंट जो है ना, वाटर सीमेंट रेशियो, वो उसका है उसमें। तो सारी जो है ना पूरी बड़ी सी टेबल है, सारी इंफॉर्मेशन एक टेबल में आ जाएगी। लेकिन अभी के लिए देख लो, वो आपको टेबल याद रखनी होगी, नेक्स्ट टाइम मैं उसको बता दूंगा। तो आंसर हो गया अपना। इसमें देखो जो सी है ना, सी वाटर होता है वो सीवियर कंडीशन में आता है, तो मिनिमम उसके लिए चाहिए होती है M30, ठीक है, M30 आंसर हो गया सी। आप लोगों ने बहुत सारा में सिर्फ ये क्वेश्चन ही रट रखा होगा, है ना, लेकिन मैं आपको टेबल दूंगा, टेबल में बहुत सारी डिटेल आ जाएगी, तो वो आपको याद रखना है। उसमें उसका कवर भी पूछा होता है, एक्स्ट्रा कवर कितना प्रोवाइड करेंगे, वो सारी चीजें। तो आंसर हो गया अपना M30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक्शन मॉडल पूछा है रेक्टेंगल सेक्शन के लिए, ठीक है। तो आपको सेक्शन मॉडुलस के बारे में पता होना चाहिए, पता होगा क्या होता है सेक्शन मॉडुलस। रेक्टेंगुलर सेक्शन है, उसकी डायमेंशन है, आप सोल्व करो इसको, मैं बता रहा हूं इसका आंसर। ये जो है कोई अपना रेक्टेंगुलर सेक्शन है, उसकी डायमेंशन है B एंड D, ये जो है ना
बी जो ब्रेड्थ है और डी जो है ना इसकी डेप्थ है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है अपन से, जेड पूछ रहा है सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस आपका क्या होता है, वो हो जाएगा इनर्शिया डिवाइड बाई ये वाली डायमेंशन का हाफ, तो डी बाई टू। ये क्या हो जाएगा, इनर्शिया निकालो इसका, इस एक्सिस के अबाउट में इनर्शिया बताओ क्या होगा। इनर्शिया होगा बी डी क्यू, आई जो ना वो होता है बी डी क्यूब डिवाइड बाई 12, है ना। जो एक्सिस जो ये जो कट रही है ना डायमेंशन, उसी का क्यूब आता है। इस एक्सिस के अबाउट में निकाल रहा हूं तो इसी का ही जो बी का क्यूब आएगा, जो कटेगी ना इस एक्सिस से, उसका क्यूब आता है, ठीक है। तो जेड क्या आ जाएगा, तो बी डी क्यूब डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई डी बाई 2, ये आ गया बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई 6। वैसे आपको डायरेक्टली पता होगा जेड की वैल्यू बी डी स्क्वायर बाई 6, लेकिन मैंने आपको फिर से सोल्व करने के बता दी है, ठीक है। आंसर हो गया बी डी स्क्वायर बाई 6, तो ऑप्शन हो गया अपना सी। 54 में 54 में आंसर सी, ठीक है। ये स्टैंडर्ड चीजें वैसे तो मैंने आपको फिर भी बेसिक से बता दी, ताकि ना पता हो तो भी कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 55। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यही पूछ रहा है जो प्रीकास्ट पाइल है वो उसकी शेप क्या रखी जाती है जनरली। इसकी शेप देखो, खुद से सोचो शेप कौन सी रखेंगे। शेप ऐसी रखेंगे ताकि जो ना उसकी जो इंस्टॉलेशन में आसानी हो। तो इसकी शेप जो है सर्कुलर रखी जाती है, तो आंसर हो गया अपना ए सर्कुलर। क्यों रखी जाएगी सर्कुलर, या तो बोर्ड हो, है ना पहले अपने जो है बोरिंग कर लिया, बोर कर लिया, या फिर इसको ड्रिवन कर रहे हैं ना, उससे फिर से प्रेशर से उसको ना ड्राइव कर रहे हैं, तो ड्रिवन पाइल हो या फिर बोर्ड पाइल हो, दोनों ही केस में उसकी शेप कैसी रखी जाएगी, सर्कुलर। क्यों, क्योंकि वो जो इंस्टॉलेशन है उसका आसान होता है वैसी शेप में, ठीक है। आंसर हो गया ए 55 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट। लास्ट क्वेश्चन है ये, और जो है कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये अपना है अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट के बारे में पूछा है, वो कैसे चेंज होती है टाइम के साथ में। क्वेश्चन नंबर 56। पहले तो देखो क्रीप क्या होता है। क्रीप जो है वो क्या होता है। क्रीप सर आरसीसी में भी पढ़ाएंगे, पहले यूनिट के अंदर ही पता चल जाएगा आपको क्रीप क्या होता है ना। सोम में भी पढ़ाया होगा, आया होगा मेरे हिसाब से, नहीं आएगा तो आरसीसी में तो सर बता ही देंगे आपको। क्रीप क्या होता है, ये होता है परमानेंट स्ट्रेन ड्यू टू डेड लोड। डेड लोड की वजह से जो परमानेंट स्ट्रेन आता है वो होता है क्रीप। परमानेंट स्ट्रेन आ गया, ठीक है। डेड लोड जो है वो कौन सा होता है, जनरली जो है ना वो सेल्फ वेट होता है उसका, है ना। सेल्फ वेट होता है डेड लोड में। क्या होता है, सेल्फ वेट जनरली। थोड़ा बहुत ऐसी चीजें भी हो जो रखी होती है, लेकिन वो सेल्फ वेट तो हमेशा काउंट ही होगा, ठीक है। उसकी वजह से जो परमानेंट स्ट्रेन है वो होता है, ठीक है। क्रीप हो गया। क्रीप जो है ना, क्रीप पूछे वो विद टाइम वो हमेशा इंक्रीज करेगा, इंक्रीज होगा वो, ठीक है। क्रीप की बात कर रहा हूं मैं, उसकी बात कर रहा हूं ना। ये परमानेंट स्ट्रेन या परमानेंट, आप है ना इसको ये बोल रहे हैं डिफॉर्मेशन। देख लो, डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन एक ही बात है। डिफॉर्मेशन की वजह से स्ट्रेन आता है, ठीक है। तो जो परमानेंट डिफॉर्मेशन आता है ना डेड लोड की वजह से, उसको बोलते हैं क्रीप। और जो क्रीप जो ना हमेशा टाइम के साथ में हमेशा टाइम है, तो इसने ऑप्शन में दे रखा है, इसने एज ऑफ लोडिंग है वही टाइम है। एज ऑफ लोडिंग, ठीक है। लोड जिस दिन से स्टार्ट हुआ वही टाइम के साथ हमेशा इंक्रीज करता है। जो डिफॉर्मेशन है वो लगातार उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। लेकिन जो उसकी रेट जो है वो कम हो जाती है। जो रेट को पता करने के लिए, कि जो क्रीप है उसकी रेट को पता करने के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ क्रीप है, इसने ऑप्शन क्या रखा है, अल्टीमेट कोफिशिएंट ऑफ क्रीप। जो कोफिशिएंट ऑफ क्रीप है उसको यूज किया जाता है, उससे पता करते हैं अपन इसकी रेट को, ठीक है। जो अल्टीमेट को जो इसको जो कोफिशिएंट है ना उसको करते हैं 5 से लिखते हैं उसको। जो 5 की वैल्यू है ना मैं बता रहा हूं वो उससे पता कर देंगे। देखो आंसर इसका जो 5 जो है कोफिशिएंट ऑफ क्रीप, उसकी वैल्यू जो है
वो 7 डेज के बाद में होती है 2.2, 28 डेज के बाद होती है 1.6, जो 1 ईयर के बाद होती है 1.1। ये फाई जो है वो बताता है रेट ऑफ क्रीप को। देखो टाइम के साथ में, जैसे जैसे टाइम के साथ में जो इसकी फाई की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसकी रेट जो है ना क्रीप की वो डिक्रीज हो रही है। तो जो ओवरऑल जो है ना डिफॉर्मेशन बढ़ता तो है, लेकिन टाइम के साथ में उसकी जो बढ़ना है ना उसकी रेट है वो कम होती जाती है। तो आंसर हो गया फाई की वैल्यू। देखो फाई की वैल्यू पूछी है, आंसर तो अपन से पूछा है, फाई के बारे में पूछा है ना, कोएफिशिएंट ऑफ क्रीप के बारे में, वो टाइम के साथ में एज ऑफ लोडिंग के साथ में कम होते जा रहा है। तो आंसर हो गया अपना डिक्रीज विद एज ऑफ लोडिंग। आंसर हो गया अपना, आंसर हो गया बी। लेकिन क्रीप के बारे में पूछे, क्रीप एज ऑफ लोडिंग के साथ में हमेशा इंक्रीज करेगा, लेकिन रेट ऑफ जो इसकी रेट जो है वो कम होती जाएगी। वो पता करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्रीप से, है ना, फाई से। फाई क्योंकि फाई की वैल्यू है 7 डेज के बाद में तीनों, इस पे भी क्वेश्चन आता है फाई की वैल्यू पे, 7 डेज पे क्या होती है वैल्यू, है ना, 28 डेज पे क्या होती है, 1 ईयर पे क्या होती है, या फिर छोटे मोटे न्यूमेरिकल में यूज हो जाती है। तो एक तो इन्फॉर्मेशन ये आ गई काम की, और एक जो ना क्रीप के बारे में आ गया। तो अपना हो गया ये क्वेश्चन, आंसर हो गया अपना बी। तो और जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.